नमस्कार दोस्तों, मैं राघवेंद्र प्रताप सिंह स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्क्वायर रूट एकेडमी में। जैसा कि हमने अपनी पिछली क्लास में देखा कि ये हमारे पास 3 एलिमेंट्री ऑपरेशंस थे और इन 3 एलिमेंट्री ऑपरेशंस पे हमने 3-4 बातें देखी थी। पहली बात तो ये देखी थी कि हमने अपने आप को इन्हीं 3 एलिमेंट्री ऑपरेशंस पर क्यों ही रिस्ट्रिक्ट रखा। दूसरी चीज़ हमने ये देखी थी कि किसी भी एलिमेंट्री ऑपरेशन को अगर हम अप्लाई करते हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग एक इन्वर्स एलिमेंट्री ऑपरेशन मिलता है। सपोज E1 लगाया तो उसके करस्पॉन्डिंग उसका इन्वर्स E2 हमें मिल जाएगा। और तीसरी ये बात ये देखी थी कि अगर हम A पे E1 लगाते हैं, सपोज EA1 मिल जाता है, तो हम फिर से उसका इन्वर्स ऑपरेशन लगा के रिकैप्चर A को दोबारा कर सकते हैं। ये चीज़ें हमने कुछ अपनी पिछली क्लास में देखी थी। तो आज एक नई डेफिनेशन देखते हैं और उसके बाद देखेंगे कि ये डेफिनेशन इन एलिमेंट्री ऑपरेशन से किस तरीके से रिलेट करती है। तो डेफिनेशन क्या है कि B इज़ रो इक्विवेलेंट टू A, B इज़ रो इक्विवेलेंट टू A वेयर A एंड B आर M cross N matrices of order M cross N matrices of over the field F. Then when we will say that B is row equivalent to A. So by the definition, if we'll see what it is saying, let A and B are matrices of order M cross N over the field F. We say that B is row equivalent to A if B can be obtained from A by a finite sequence of elementary row operations. बाई अ फाइनाइट सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्री ऑपरेशंस का मतलब यह है कि फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्री ऑपरेशंस लगाने के बाद ए मैट्रिक्स पर अगर हमें बी मैट्रिक्स मिलती है तो बी मैट्रिक्स को हम बोलते हैं बी इज़ रो इक्विवेलेंट टू ए। अगर हम और अच्छा से देखना चाहें तो ये डेफिनेशन ये बोल रही है कि हमारे पास कोई मैट्रिक्स ए है, उस पर आपने फाइनाइट एलिमेंट्री ऑपरेशंस लगाए। कौन कौन से? सपोज E1, E2, इस तरीके से। सपोज EH, वेयर H क्या है? फाइनाइट क्वांटिटी है। तो इतने H नंबर ऑफ फाइनाइट एलिमेंट्री ऑपरेशंस लगाए और अगर आपको B मैट्रिक्स मिल गई तो आप बोलते हो B इज रो इक्विवेलेंट टू A। ठीक है, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है कि B इज रो इक्विवेलेंट टू A। अब इस डेफिनेशन को अगर हम अच्छे से देखें तो यहाँ से हमारे पास 3 ऑब्जर्वेशंस हैं। उन ऑब्जर्वेशंस को हम देख सकते हैं। पहला ऑब्जर्वेशन है एवरी मैट्रिक्स इज रो इक्विवेलेंट टू इटसेल्फ। पहला ऑब्जर्वेशन क्या है कि हर मैट्रिक्स, कोई भी मैट्रिक्स ले लो, वो मैट्रिक्स अपने आप के रो इक्विवेलेंट तो होगी ही होगी। कैसे होगी देख सकते हैं। सपोज ए हमारे पास कोई थी मैट्रिक्स और सपोज फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्री ऑपरेशंस लगाने हैं, तो सपोज हमने एक ही एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाया E1 थोड़ी देर के लिए और E1 लगाया तो मुझे मिल गया E1 ऑफ A मिल गया ये। अब देखना थोड़ी देर के लिए, सपोज यहाँ पर ऐसे था E1, सपोज ये था हमारा R1 चेंजेस टू R2 और सपोज A मैट्रिक्स हमारी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये दे रखी है। अब इस पर अगर ये ऑपरेशन लगाओगे तो तुम्हारी मैट्रिक्स क्या मिल जाएगी बताओ? R1 चेंजेस टू R2 मीन्स 4 5 6 1 2 3 7 8 9। अब E1 A पर फिर से मैंने एक एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा दिया, क्या? सपोज E2 ये लगा दिया जो कि जस्ट इसका इन्वर्स है। और इसका इन्वर्स क्या होगा? फिर से R1 चेंजेस टू R2, तो तुम्हें क्या मिल जाएगा? A ही तो मिल जाएगा क्योंकि E2 क्या है? E1 का इन्वर्स है। तो आप देख सकते हो, अगर इस वाली मैट्रिक्स में फिर से देखो यहाँ पर कि अगर एक बार फिर से R1 को R1 R2 रो को चेंज कर दें तो क्या मिल जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो आप देख रहे हो कि A को लेके चले थे और आपको क्या मिल गया? A ही मिल गया। और कितने एलिमेंट्री ऑपरेशंस लगाने के बाद? 1 2 फाइनाइट एलिमेंट्री ऑपरेशंस लगाने के बाद। तो क्या ये डेफिनेशन सही सेटिस्फाई हो रही है? यस, क्योंकि हमने क्या करा? A को A से ही प्राप्त कर लिया बाय फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्री ऑपरेशंस, बाय अप्लाइंग फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्री ऑपरेशंस। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि हर मैट्रिक्स अपने आप की तो रो इक्विवेलेंट तो होती है। दूसरा ऑब्जर्वेशन और देख सकते हैं। एक दूसरा ऑब्जर्वेशन अगर देखना चाहें तो ये देख सकते हैं। सेकेंड, if
B is rho equivalent to A, then A is rho equivalent to B। ये देखो, ये कैसे देख सकते हैं? पहले क्या दे रखा है कि B is rho equivalent to A, इट मीन्स व्हाट, दैट इज नथिंग बट B को हमने कैसे प्राप्त किया? A पर फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्री ऑपरेशंस लगा के, सपोज E1 E2 और इसी तरीके से क्या EH नंबर ऑफ एलिमेंट्री ऑपरेशंस लगा के। अब हमें पता है कि इन एलिमेंट्री ऑपरेशंस के पास एक खास बात होती है कि हर एलिमेंट्री ऑपरेशन का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, और वो जो इन्वर्स होगा वो उसी टाइप का एलिमेंट्री ऑपरेशन होगा। उसी टाइप का मतलब अगर आपने पहले टाइप का लगाया तो पहले टाइप का एलिमेंट्री ऑपरेशन का इन्वर्स इसी टाइप का होगा, या दूसरे का होगा तो फिर दूसरे टाइप का होगा। तो इसी तरीके से अगर हम B को लें और B पर एलिमेंट्री ऑपरेशंस लगाएं इस तरीके से कि EH का इन्वर्स, इसी तरीके से E2 का इन्वर्स और इसी तरीके से E1 का इन्वर्स लगा दें, तो B से आपको क्या मिल रहा है? A मिल जा रहा है। तो फिर से आप देखो क्या करा, फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्री ऑपरेशंस आपने लगाए एंड A इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम B, इट मीन्स A इज ऑल्सो इक्विवेलेंट टू B। तो ये चीज़ पता चल गई। दूसरी एक तीसरी चीज़ और है ऑब्जर्वेशन जो हम देख सकते हैं। थर्ड ऑब्जर्वेशन क्या बोलता है? थर्ड वन, इफ B इज रो इक्विवेलेंट टू A, comma C is rho equivalent to B, then C is rho equivalent to A। कैसे होगा देखते हैं थोड़ी देर के लिए। इट इज़ नथिंग बट व्हाट इट इज सेइंग, B इज रो इक्विवेलेंट टू A। इसका मतलब क्या हुआ कि B को हमने कैसे प्राप्त करा होगा? A पर फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्री ऑपरेशंस लगा के। फिर पहली चीज़ ये हो गई। फिर बोल रहा है C इज ऑल्सो रो इक्विवेलेंट टू B। इसका मतलब C को हमने कैसे प्राप्त करा होगा? B पर सम एलिमेंट्री ऑपरेशन, सपोज E1 डैश, E2 डैश एंड ET डैश, वेयर H एंड T आर फाइनाइट क्वांटिटी। देखो B इज रो इक्विवेलेंट टू A, इसका मतलब क्या है? B को हमने A से प्राप्त करा, कैसे? H नंबर ऑफ एलिमेंट्री ऑपरेशंस लगा के। दूसरा बोल रहा है C इज रो इक्विवेलेंट टू B, इसका मतलब क्या है? C को हमने B पर T नंबर ऑफ एलिमेंट्री ऑपरेशंस लगा के प्राप्त करा या ऑब्टेंड करा। अब कह रहा है कि C इज ऑल्सो रो इक्विवेलेंट टू A, तो ये क्लियरली दिखाई दे रहा है कि देखो A पर जब आपने एलिमेंट्री ऑपरेशंस ये वाले लगाए, कौन से? E1 अप टू EH, तो आपको क्या मिल गया? B मिल गया। अब B पर फिर से कुछ एलिमेंट्री ऑपरेशंस आप लगा दो, E1 अप टू ET, तो आपको क्या मिल गया? C। तो आप देखो A से आपने C को बना लिया, और फाइनाइट ये भी, H भी फाइनाइट था और T भी फाइनाइट था, तो H प्लस T फाइनाइट है, यानी कि C इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम A बाई अप्लाइंग H प्लस T नंबर ऑफ एलिमेंट्री ऑपरेशंस। तो यहाँ से आप बोल सकते हो कि C भी क्या है? इज रो इक्विवेलेंट टू A। तो अगर इन तीन ऑब्जर्वेशंस को हम एक साथ कलेक्ट करें, सपोज इन तीनों ऑब्जर्वेशंस को अगर मैं एक साथ कलेक्ट करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा देखते हैं। अगर थोड़ी देर के लिए इस जो B इज रो इक्विवेलेंट है, इस रो इक्विवेलेंट को अगर थोड़ी देर के लिए एक रिलेशन का नाम देता हूँ, एक रिलेशन का नाम देता हूँ, तो तुम्हें पहली चीज़ क्या पता चली? A इज ऑलवेज रिलेटेड टू A। पहली चीज़ ये पता चली कि एवरी मैट्रिक्स इज रो इक्विवेलेंट टू इटसेल्फ। दूसरा चीज़ क्या पता चला? इफ A इज रिलेटेड टू B देन इट विल इम्प्लाई B इज ऑल्सो रिलेटेड टू A। और थर्ड चीज़ क्या पता चला? थर्ड वन, इफ A रिलेटेड टू B comma B related to C then A will relate to C और C will relate to A। तो यहाँ से तीन चीज़ें आपको पता चली, कौन सी? रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। और अगर ये तीन रिलेशंस
सॉरी 3 प्रॉपर्टीज अगर कोई रिलेशन होल्ड करता है तो उस रिलेशन को आप क्या बोलते हो, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इसका मतलब आप बोल सकते हो रो इक्विवेलेंट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ये चीज़ हमें पता चली कि जो रो इक्विवेलेंट डेफिनेशन हमने लिखी, रो इक्विवेलेंट रिलेशन को अगर हम रो इक्विवेलेंट को हम एक रिलेशन के थ्रू डिफाइन करें तो फिर वो रिलेशन एक इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। अगर वो रिलेशन एक इक्विवेलेंस रिलेशन होगा तो वो हमारे डोमेन या हमारे जो वेक्टर स्पेस बनेगा उसको कॉन्जुगेसी क्लास में डिवाइड करेगा। तो ये चीज़ हम आगे चल के देखेंगे। अभी हम इतना ध्यान में रखेंगे कि जो रो इक्विवेलेंट, अगर रो इक्विवेलेंट डेफिनेशन को हम एक रिलेशन के थ्रू डिफाइन करें तो ये फिर अपने आप में एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। इक्विवेलेंस रिलेशन के पास 3 प्रॉपर्टीज़ होती हैं। कौन कौन सी? सबसे पहली तो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिविटी। तो तीनों हमने यहाँ पर देखी, ठीक है। अच्छा, इसके बाद एक रिजल्ट और देखते हैं। वो रिजल्ट क्या बोलता है? थर्ड वन, that result is saying if you have two system of equation ax is equal to 0 and bx is equal to 0 where a and b both are row equivalent, a and b both नहीं कहेंगे, ऐसे बोल सकते हैं a and b are row equivalent, then both homogeneous system will have same solution. What I am saying, that result is suppose A and B M क्रॉस एन मैट्रिसेस हैं, ये भी M क्रॉस एन मैट्रिक्स है ओवरफिल्ड F। A एंड B तुम्हारे पास कोई 2 M क्रॉस एन मैट्रिसेस हैं ओवरफिल्ड F। देन इसके साथ और क्या दे रखा है? A is रो equivalent to B or vice versa, you can say also, because you have seen already symmetric property. So B is row equivalent to A or A is row equivalent to B, then AX is equal to 0, this homogeneous system, and BX is equal to 0, this homogeneous system have same solution। कैसे? अब देखो, हमने क्या पढ़ा था, आई थिंक फर्स्ट या सेकेंड क्लास में हमने ये पढ़ा था कि 2 सिस्टम ऑफ इक्वेशंस विल हैव एग्जैक्टली सेम सोल्यूशन इफ बोथ सिस्टम्स आर इक्विवेलेंट सिस्टम। बट यहाँ पर हमें इक्विवेलेंट सिस्टम नहीं दे रखा है, हमें क्या बोल रखा है? रो इक्विवेलेंट है। तो अगर हम इस रो इक्विवेलेंट सिस्टम की हेल्प से अगर हम ये प्रूव कर दें थोड़ी देर के लिए कि रो इक्विवेलेंट सिस्टम अगर कोई है, वो अगर इक्विवेलेंट सिस्टम है, तो ये रिजल्ट हमारा ट्रू हो जाएगा। क्योंकि पहली क्लास में हम ये देख चुके हैं कि 2 सिस्टम ऑफ इक्वेशंस अगर इक्विवेलेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैं तो उनके सॉल्यूशन सेम होते हैं। और इक्विवेलेंट सिस्टम की डेफिनेशन क्या थी कि यहाँ की हर एक इक्वेशन इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखी हो और यहाँ की हर एक इक्वेशन इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखी हो, तब उसको बोलते थे हम इक्विवेलेंट सिस्टम। फिर से मैं एक बार बता रहा हूँ कि इक्विवेलेंट सिस्टम इज डिफरेंट थिंग, रो इक्विवेलेंट सिस्टम इज डिफरेंट थिंग, बोथ आर डिफरेंट definitions, but how they are related we'll see in this proof। okay, so प्रूफ अगर देखना चाहें हम थोड़ा देर के लिए, तो सपोज अगर A इक्विवेलेंट टू रो इक्विवेलेंट टू B है या फिर B रो इक्विवेलेंट टू A है, तो थोड़ी देर के लिए हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि सपोज B इज रो इक्विवेलेंट टू A। तो सपोज B को क्या है, A पर आपने फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्री ऑपरेशंस लगाए होंगे, E1 E2 इसी तरीके से सब E के। तो मतलब ऐसा रहा होगा कि सपोज A इज इक्वल टू सम A0 रहा होगा, और जब A0 पे आपने E0 लगाया तो आपको क्या मिल गया? A0 पे जब आपने E1 लगाया तो आपको क्या मिल गया? A1। फिर A1 पर जब आपने E2 लगाया तो क्या मिल गया? E2। और इसी तरीके से आप चलते गए, यहाँ पर आपने जब E के एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाया तो आपको क्या मिल गया? A के, एंड विच इज़ नथिंग बट सपोज A के ही हमारा क्या था? रिजल्ट B मैट्रिक्स थी। थोड़ी देर के लिए यहाँ पर कोई बड़ी चीज़ नहीं लिख रहा हूँ, बस ये दिखा रहा हूँ कि A को थोड़ी देर के लिए A0 मान लिया। अब A0 पे E1 ऑपरेशन लगाया तो रिजल्टेंट क्या मिला? E1। फिर
A1 पर जब E2 एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाया तो रिजल्टेंट मिला हमें A2 मैट्रिक्स। इसी तरीके से हम चलते गए और E के फाइनाइट नंबर ऑफ, क्योंकि हमें पता है ये रो इक्विवेलेंट है तो फाइनाइट ही एलिमेंट्री ऑपरेशंस लगेंगे। वो सपोज फाइनाइट एलिमेंट्री ऑपरेशंस के नंबर में थे, तो E के जब लगाया तो A के क्या हो जाएगा तुम्हारा B मिल गया। अब यहाँ से अच्छी चीज़ देखो, ये बोल रहा है कि AX एंड BX विल हैव सेम सोल्यूशन। तो अगर इस चीज़ को प्रूव करने की बजाय AX इक्वल टू 0 एंड BX इज इक्वल टू 0 हैव सेम सोल्यूशन, इसकी बजाय हम ये चीज़ प्रूव कर दें AJX एंड AJ प्लस 1X इक्वल टू 0 हैव सेम सोल्यूशन। क्या बोला, मतलब कि मैं ये प्रूव कर दूं AX इज इक्वल टू 0 एंड BX इज इक्वल टू 0 हैव सेम सोल्यूशन। ये चीज़ ना प्रूव करके अगर मैं इस चीज़ को प्रूव कर देता हूँ तब भी हमारा काम चल जाएगा। कैसे, मैं क्या यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि AJX यहाँ पर था और ये AJ प्लस 1X है, मतलब AJ पर जब एक एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाया जा रहा है तो क्या मिल रहा है आपको AJ प्लस 1। तो अगर मैं ये प्रूव कर दूं कि किसी मैट्रिक्स पर कोई भी एक एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाने से उसका सोल्यूशन चेंज नहीं होता है, तो अगर एक एलिमेंट्री लगाने से सोल्यूशन नहीं चेंज होता तो अगली बार फिर से एक लगाएंगे फिर सोल्यूशन नहीं चेंज होगा, अगली बार फिर से एक लगाएंगे फिर से सोल्यूशन नहीं चेंज होगा। इसी तरीके से फाइनल वाले का भी क्या होगा, सोल्यूशन चेंज नहीं होगा जब एक के लगा देंगे। तो ये चीज़ आपको समझ में आई होगी कि मैं ये चीज़ क्यों कर रहा हूँ। मैं मतलब ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इन एलिमेंट्री ऑपरेशंस में से कोई भी एक एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाऊं मैं ए मैट्रिक्स पर और सपोज AJ मैट्रिक्स पर, और सपोज मुझे AJ प्लस 1 मिल गया, तो इन दोनों के अगर मैं सोल्यूशंस को सेम दिखा दूं तो यहाँ से क्या पता चल रहा है कि एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाने से, कोई भी एक एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाने से सोल्यूशन चेंज नहीं हो रहा है। तो अब फिर से वो इसी चीज़ को आगे कर दूंगा कि AJ प्लस 1 पे फिर से कोई अगला एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाऊंगा और फिर से मुझे पता चलेगा कि एक एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाने से सोल्यूशन का बिहेवियर चेंज नहीं होता है। तो फाइनली हम यहाँ पर प्रूव कर पाएंगे इस चीज़ को कि जब यहाँ इससे लास्ट वाले पर अगर हम kth नंबर पर AK-1 पे EK लगाएंगे तो हमें AK मिलेगा और उसका भी सोल्यूशन चेंज नहीं होगा। यानी कि अल्टीमेटली हम ये कह पाएंगे कि आप कितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्री ऑपरेशंस लगाओ सोल्यूशन चेंज नहीं होता है। तो देखते हैं थोड़ी देर के लिए, सपोज पहले स्टार्ट करते हैं कि कोई एक एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाया A था और कोई एक एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाया E1, और सपोज थोड़ी देर के लिए A पर E1 लगाते ही हमें क्या मिल गया, B मिल गया। A पर E1 लगाते ही B मिल गया। अब E1 क्या है, 1, तो फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्री ऑपरेशन है। थोड़ी देर के लिए मान लिया कि A पर E1 लगाया और हमें क्या मिल गया, B मिल गया। या आप ऐसे भी बोल सकते हो कि AJ था और यहाँ पर AJ प्लस 1 मिल गया। AJ पर आपने E1 लगाया तो क्या मिल रहा है, AJ प्लस 1 आपको मिल गया। तब आप देखना कि अगर ये एलिमेंट्री ऑपरेशन है, ये कुछ भी हो सकता है, पहला भी है, दूसरा भी है, तीसरा भी है, देन आई एम गोइंग टू क्लेम वन थिंग, यू हैव टू थिंक ओवर इट। देन AJ प्लस 1X इज इक्वल टू 0, then each equation in AJ plus 1X equal to 0 is a linear combination of equations in the सिस्टम AJX इक्वल टू 0। मतलब क्या बताया मैंने कि AJ पर अगर एक एलिमेंट्री ऑपरेशन E1 लगा रहा हूं तो मुझे मिल गया AJ प्लस 1। तो आप इस पर प्लीज थिंक ओवर इट, व्हाट आई एम सेइंग, इज इट करेक्ट और नॉट।
अगर आपको नहीं आता है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको एक्सप्लेन भी कर दूंगा। अदरवाइज यू विल थिंक ओवर इट, डेफिनेटली यू विल गेट व्हाई आई एम सेइंग दैट कि अगर एक एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाया एजे पर और एजे प्लस 1 मिल गया तो आप पक्का बोल पाओगे कि ईच इक्वेशन इन एजे प्लस 1 सिस्टम में, यहाँ वाले सिस्टम में हर एक इक्वेशन इस वाले सिस्टम की लीनियर कॉम्बिनेशन ही होगी, आप पक्का बोल पाओगे। अब हमें फिर से पता है, एक चीज़ तो हमने दिखा दी कि यहाँ की हर इक्वेशन इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखी हुई है, लेकिन अब हमें पता है कि अगर E1 लगाया तो E1 का रिवर्स भी तो मिलेगा, रिवर्स ऑपरेशन मिलेगा। तो सपोज E1 इनवर्स मिला तो E1 इनवर्स लगाओगे तो क्या मिल जाएगा, एजे प्लस 1 से एजे पर आ जाओगे, तब फिर से मैं ये बोल पाऊँगा कि तब क्या हो जाएगा कि यहाँ की हर एक इक्वेशन इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखी जाएगी। तो अब मैंने दोनों चीज़ें प्रूव कर दी, उस समय क्या हो जाएगा, देन ईच इक्वेशन इन एजे एक्स इक्वल टू 0 इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द इक्वेशन इन द सिस्टम एजे प्लस 1 एक्स इक्वल टू 0। इस सिस्टम में ऐसे हो जाएगा। तो हमने क्या दिखा दिया, दो चीज़ें दिखा दी कि यहाँ की हर एक इक्वेशन इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखी हुई है, या फिर यहाँ की हर एक इक्वेशन इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखी हुई है। कब, जब एजे से आप एजे प्लस 1 पर गए हो एक एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा के। तो पता क्या चला कि यहाँ की हर एक इक्वेशन इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में, या फिर यहाँ की हर एक इक्वेशन इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखी हुई है। इट मीन्स व्हाट, यू गॉट दिस एजे एक्स एंड एजे प्लस 1 एक्स इक्वल टू 0 both are equivalent system। और हम लेके क्या चले थे, रो इक्विवेलेंट। तो हम रो इक्विवेलेंट लेके चले थे और हमने प्रूव कर दिया क्या, इक्विवेलेंट सिस्टम है। एंड वी नो दैट द रिजल्ट इफ टू सिस्टम आर इक्विवेलेंट सिस्टम देन दे विल हैव सेम सोल्यूशन। इट मीन्स this solution AJX equal to 0 and AJ plus 1X equal to 0 will have same solution। अगर हमने ये चीज़ प्रूव कर दी, अब फिर से AJ plus 1 पे एक बार लगाओगे तो AJ plus 2 मिलेगा, फिर से सोल्यूशन चेंज नहीं होगा। AJ plus 2 पर लगाओगे तो AJ plus 3 मिलेगा, फिर सोल्यूशन चेंज नहीं होगा। इसी तरीके से अल्टीमेटली जब आप AK पर पहुँचोगे तब भी सोल्यूशन चेंज नहीं होगा। इसका मतलब AX is equal to 0 and BX is equal to 0 will also have same solution। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे वाइंड अप करता हूँ। अगले वीडियो में हम देखेंगे रो रिड्यूस्ड फॉर्म, रो रिड्यूस्ड एक्लॉन फॉर्म एंड मैनी मोर थिंग्स विल सी। सो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और जितना से ज़्यादा हो सकता है आप शेयर करें। और अगर इस चीज़ में आपको कहीं पर भी डाउट है, यहाँ पर मैंने इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं किया कि ऐसा क्यों होगा, सो प्लीज़ थिंक ओवर इट। इफ़ यू डिडंट गेट, आई विल एक्सप्लेन इन माई नेक्स्ट वीडियो। Otherwise you can ask in comment section also. So thank you so much.